हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो किरण लर्नर्स अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए सुपर 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आए हैं जो अक्सर बैंक में पूछे जाते हैं। कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन लगाने ही चाहिए। यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है बूस्ट होगी, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बूस्ट होगी और साथ ही साथ कंप्लीट जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन भी आपका होने वाला है इन 100 क्वेश्चन के अंदर। और ये चारों के चारे दोस्तों 4 पार्ट बनेंगे। चारों पार्ट हम अलग-अलग टाइप में कवर करेंगे। जैसे पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में भी 25 रहेंगे और फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी 25 रहेंगे और फोर्थ पार्ट में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से कंप्लीट 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। करना कैसे है? आपको वीडियो को पॉज़ करना है, पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर आपको देखना है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना था। जब मैं सोल्व करवाऊँगा, आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करना है जल्दी से जल्दी। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। क्वेश्चन नंबर 1, which what is the smallest number which when divided by 10, 15, 18 and 30 leaves the remainders 6, 11, 14 and 26 respectively। कहता है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 10, 15, 18 को वह 30 से भाग देने पर क्रमशः 6, 11 और 14 और 26 शेषफल बचता है। आपको ध्यान रखना है, देखो हर डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हैं और उसके रिमाइंडर के बीच का जो अंतर है सेम है। जैसे कि 10 माइनस दोस्तों 6 करेंगे 4 बचेगा, 15 माइनस 11 करेंगे 4 आएगा गैप, 18 माइनस करेंगे 14 4 आएगा, 30 माइनस 26 करेंगे 4 आएगा। गैप क्या है? सेम है। और जब ध्यान रखना आपको, जब अंतर सेम हो तो हम डिवाइजर का सबसे पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। और इसका सभी का जो एलसीएम आएगा 10 15 डिवाइजर्स का 10 15 18 30 का 90 आएगा और 90 में से ये कॉमन जो अंतर है, डिफरेंस है, ये माइनस कर देते हैं। अंतर क्या है? 4 का है। तो राइट आंसर होगा 86, ऑप्शन सी। 86 वो नंबर होगा जिसमें 10 15 और 18 30 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? 6 11 14 26 बचेगा। करके देख लो आप, 10 से भाग करोगे तब 6 बचेगा, 15 से भाग करते हैं 15 पंजे 75 होता है 11 बचेगा, 18 से भाग करते हैं 18 चौक 72 होता है तो 14 बचेगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है? हमेशा डिवाइजर्स का एलसीएम लेना है और जो गैप होता है डिवाइजर्स और रिमाइंडर के बीच का सभी में सेम होगा, वो सेम गैप आपको माइनस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक संख्या में 3 से गुणा किया जाए। कहता है जब एक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल 116 से उतना ही अधिक है जितना कि स्वयं मूल संख्या 116 से कम है। तो मूल संख्या का 40% प्रतिशत क्या होगा? मतलब मान लो कोई संख्या x है, x को 3 से गुणा लगाओगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, ये 116 से गुणनफल 116 से उतना ही अधिक है। ये 116 से दोस्तों ये गैप उतना ही है जितना कि स्वयं मूल संख्या 116 से कम है। मूल संख्या जो x है 116 से कम है, ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इस साइड लेके जाएंगे, 4x की वैल्यू आएगी 116 का डबल 232 और x की वैल्यू आएगी 4 पंजा 20 4 अट्ठा 32 58 आएगी। आपको बताना है मूल संख्या का 40%, मतलब 58 का 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 को लिख सकते हैं हम 4/10 लिख सकते हैं। 58 का 4 गुना करना है, 58 का डबल दोस्तों 116 होगा, 116 का डबल कितना होगा? 232/10 करेंगे तो ये आएगा 23.2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 4 consecutive perfect square numbers, the sum of the 4 numbers is 446। What is the sum of the second and third number when these numbers are arranged in ascending order? इसको देखो बेसिक से करके काफी टाइम लग जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है 446 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये एवरेज आएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 111 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको ऐसे नंबर लेने हैं 111 से, मतलब कि दोस्तों 4 नंबर हैं तो 4 नंबर का देखना है 111 से छोटे होने चाहिए और बड़े भी होने चाहिए, ये बीच में आएगा।
दो इससे छोटे होने चाहिए, दो इससे बड़े। देखो 9 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 81 होता है, 10 का स्क्वायर करते हैं 100 होता है, और दो इससे बड़े होंगे, 11 का स्क्वायर करते हैं 121 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। दो इससे छोटे होंगे, दो इससे बड़े होंगे, क्योंकि ये बीच में लाई करता है एवरेज। अब इनका जोड़ करते हैं, क्या 446 आता है? देखिए 144 में जोड़ेंगे 121, तो ये आएगा 100, 265 आएगा। 265 में 100 जोड़ेंगे 365, 365 प्लस 81 करेंगे 365 प्लस 81 करेंगे तो ये आएगा 6, 8 से 14 एक कैरी 446 आता है, मतलब सेटिस्फाई हो गया। आपको कहता है इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो यही होगा आरोही क्रम। दूसरी यानी तीसरी संख्या का योगफल क्या होगा? दूसरी और तीसरी संख्या का योग क्या होगा? ये होगा 100 प्लस 121, 221 आएगा। राइट आंसर होगा 221। लेकिन सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग दिए हुए हैं, ये टाइपिंग एरर है। सही आंसर होगा इसका 221। वैसे अगर एग्जाम में ऐसा है तो फिर ये एग्जामिनर की गलती है, आप इसको आंसर कर सकते हो जो सबसे छोटा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू डिफरेंट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, they leave the remainder 7 and 9. When the sum of those numbers is divided by the same divisor, the remainder is 4. What is the divisor? जो भी डिवाइजर होगा जिससे भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन में 7 और 9 आना चाहिए। टू डिफरेंट नंबर आर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द लीव द रिमाइंडर 7 एंड 9। देखो 10 दोस्तों ले नहीं सकते, 10 को भाग करेंगे 7 आएगा, लेकिन ये 9 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन 10 और 9 और 7 16 जोड़ेंगे, 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया। जैसे तो ये भागों की रिमाइंडर 1 देगा, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि सम को डिवाइड करके भी 4 आना चाहिए रिमाइंडर। अब 16 इन दोनों का सम है 16, सम को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 से भाग करेंगे 7 और 9, ठीक है, लेकिन सम को भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 4 आना चाहिए, ऑप्शन भी बाहर हो गया। वैसे ही दोस्तों 4 तो बिल्कुल छोटा है, 4 को 7 से भाग करेंगे, कैसे 7 से भाग करते हैं 4 को, सॉरी 4 से भाग करते हैं 7 को, 3 आता है वैसे ही, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब देखो 12 उठाएंगे, 12 इस नंबर से भाग करेंगे, रिमाइंडर 7 आता है 9 आता है, इनके सम को भाग करके 4 आना चाहिए। 7 और 9 16 को 12 से भाग करते हैं 4 आता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है हर तरह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 को ऐड करना है, और रिमाइंडर 3 को माइनस कर देते हैं, जैसे कि रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3 क्या है 4। 9 और 7 16 माइनस 4 करेंगे 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। देखो 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 होगा, 11 कम 11 51 आएगा। और यहाँ पे आया दोस्तों 9, और ये 3 की पावर 3 27 नीचे ले आता हूँ, और ये बराबर आएगा एक्स के। एक्स की वैल्यू बतानी है। 9 तिये 27 हो गया, 3 से काटूंगा 17 आएगा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, क्या आएगा 17 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा। देखिए अब ये एक्स है ना, जो माइनस एक्स एक्स मान लो इसको, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। और ऐसा करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं, और फिर 900 माइनस कर देते हैं उसमें से। देखो इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए, पहले डिजिट जोड़ो। देखो 10 और 8 18, 18 और 4 दोस्तों 22, 18 और 4 22, 22 हो गया। 2200 मतलब कि 2 जीरो है, बाद में 22 हो जाएगा। ये बेस क्या था, 2 जीरो है ये। अब सेकंड डिजिट जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 9 ये होगा 23, एक जीरो का बेस। लास्ट डिजिट जोड़ते हैं, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 2 4 4 2, 2442 आएगा, और 900 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, ये बराबर आएगा एक्स के। तो ये क्या आएगा 2 4 14 में से 9 गए 5, 1542 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 7। राम केवल दो प्रकार के थैले शुद्ध चरम एवं कृत्रिम चरम बेचता है। एक माह फरवरी एवं मार्च में बेचे गए कुल थैलों में से 75% एवं 80% थैले शुद्ध चरम के थे। दोनों माहों में बेचे गए शुद्ध चरम के थैलों की औसत संख्या 5850 थी। मार्च में बेचे गए थैलों की कुल संख्या फरवरी में बेचे गए थैलों की कुल संख्या का से 50% अधिक थी। तो राम ने फरवरी में कृत्रिम चरम के कितने थैले बेचे? देखो, एक तो है प्योर लेदर, एक है इम्प्योर लेदर। ये जो थैले थे, एक दोस्तों प्योर लेदर है और एक है इम्प्योर लेदर, मान लो, जो प्योर नहीं है। और एक बात और कहता है, मार्च में बेचे गए थैलों की संख्या फरवरी में बेचे गए थैलों की संख्या के 50% अधिक थी। फरवरी का 50% अधिक थी। जो मार्च में बेचे थे ना, उसमें क्या थी, वो फरवरी से 50% अधिक थी। मान लेता हूँ ये मार्च हो गया, ये फैब हो गया। फैब की जो टोटल सेल है ये 100x है। तो मार्च कितनी होगी? मार्च की ज्यादा है, 50% ज्यादा है, तो ये होगी 150x होगी। अब ये खुद ही कहता है दोनों माह में, कहता है एक माह फरवरी एवं मार्च में बेचे गए कुल थैलों में से कम है 75% और 80% थैले शुद्ध चर्म के थे, तो प्योर चमड़े के थे 75% और 80%। अब फैब में कितने बेचे गए? 75%। फैब में टोटल 100x था, ठीक है। और इसमें से 75% क्या है? शुद्ध चर्म के थे, शुद्ध चमड़े के थे, तो मतलब ये आएगा 75x आएगा। और मार्च में जी 80% निकालूंगा, इसका 80% होता है 150 का। 4/5 निकालेंगे 150 का, 4/5, 5 दिए 15, 30 चौका 120, ये होगा 120x। यहाँ से आप हमारे पास आ गई प्योर जो चमड़े के थे ना, उनकी संख्या आ गई कितनी, इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल। और ये दोनों का कहता है एवरेज दिया हुआ है, शुद्ध चर्म के थैलों की औसत संख्या दी है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 200, 2×5 = 10 की 0, एक कैरी, 2×16 = 17, एक कैरी, 2×5 = 10 = 11, 11,700। एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा 195। 195 बटे में जाएगा, सीधा जोड़ दूंगा इनको, तो ये आएगी एक्स की वैल्यू। अब 39×5 195 होता है, 39 दिया 117 होता है, 300 को भाग करेंगे 5 से, तो एक्स की वैल्यू आएगी 60 आएगी। अब टोटल आपको बताना क्या है, राम ने फरवरी में कृत्रिम चर्म के कितने थैले बेचा था? शुद्ध चर्म के नहीं, कृत्रिम आर्टिफिशियल वाले। अब टोटल फैब में कितनी सेल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैब में जो टोटल वैल्यू आएगी ये आएगी 60,000, सॉरी 6,000। अब इसमें फैब में दोस्तों 75% क्या थे? शुद्ध चर्म के थे, प्योर लेदर था। इम्प्योर लेदर कितना होगा? फिर 25% होगा, 25% मतलब कि 1/4। काटेंगे तो ये आएगा 1500। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो दोबारा से रिपीट हुआ है, इसको स्किप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 30% पर पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। देखो, टोटल मान लो एक्स है दोस्तों, एक्स में से कहता है 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 30% पर पंजीकृत मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। अब 30% ने भाग नहीं लिया, कह सकते हैं इसका टोटल का 70% मतलब 7/10 ने भाग लिया। और कहता है 180 अवैध मत हो गए, माइनस कर दो, ये इतने वैलिड आएंगे, फिर इन वैल्यू माइनस कर दिए। विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किया। और कहता है विजेता प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या क्या 42% है। विजेता को मिलते हैं 42%।
विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या का 42% है। टोटल मान लो दोस्तों, हमने माने थे एक्स पंजीकृत, एक्स का 42% किसको मिले, विजेता को मिले। अब हम क्या कर लेते हैं, लूजर के वोट निकाल लेते हैं। लूजर के दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे विनर के एक्स का 42/100, तो ये आएंगे लूजर के वोट आएंगे। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। एक्स का एक्स 70/100 माइनस करें 42/100 तो आएगा एक्स का 28/100, और माइनस आएगा 180। ये किसके वोट होंगे, ये होंगे लूजर के। अब लूजर और विनर का दोस्तों जो अंतर है वो कितना है, 684 अधिक मिले किसको, विनर को। आप क्या करो, एक्स का, विनर को कितना मिले, एक्स का 42/100 कितने मिले विनर को, और लूजर के माइनस कर दो एक्स का 28/100, और माइनस करेंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा 180, ये आएगा 684 के बराबर। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे 14 आएगा, 14/100 एक्स, और ये उस साइड जाके दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, माइनस करेंगे इसमें से 600 में से 100 गए, 584, 584 में से 80 गए, 504 आएगा। 14 तिये 42, बचेगा 8, फिर जाएगा 14 छीक 84, एक्स की वैल्यू आएगी 3600। कहता है मतदान कितने ने किया, ये आपसे पूछा गया कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। पंजीकृत थे एक्स, मतलब 3600 थे, और मतदान किया दोस्तों 30% ने नहीं किया था, 70% ने किया था। 70/100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आएगा जीरो, 7 42 का 2, 4 कैरी, 7 1 4 25, 2500, 2520, 2520। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। सेम क्वेश्चन है, रिपीटिशन है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपने हिंदी में दिक्कत है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं ट्राई इसको। क्वेश्चन नंबर 9, एक शहर की कुल जनसंख्या में से 55% जनसंख्या पुरुष आबादी थी। कुल महिलाओं में से 60% महिलाएं शिक्षित थी, एवं शेष 360 महिलाएं अशिक्षित थी। यदि 70% पुरुष शिक्षित शिक्षित थे शिक्षित थे तो कितने पुरुष अशिक्षित थे। इन ए सिटी 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज मेल। टोटल मान लो 100 थी, इसमें से 55 यूनिट क्या है, मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, 45 होंगी। कहता है ऑफ द टोटल वुमेन 60% वर लिटरेट। इसका 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 3/5 निकालेंगे इसका दोस्तों, 3/5 निकालेंगे, 5 पे 9, 9 30 27, 27 तो पढ़ी लिखी हैं, और इलिटरेट कितनी होंगी फिर, ये होंगी 18। इलिटरेट है, ये लिटरेट है। और कहता है एंड रिमेनिंग 360 वर इलिटरेट, और इसकी जो रिमेनिंग की जो वैल्यू है 18 यूनिट की वैल्यू 360 है, दी हुई है। तो आपको बताना इफ द 70% ऑफ द मैन वर लिटरेट हाउ मैनी मैन वर इलिटरेट। अब देखो इसकी 360 दी हुई है, वैल्यू 18 यूनिट की, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे 360 को 18 से, 20 आएगी। एक 20 आई एक यूनिट की वैल्यू, तो टोटल 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पॉपुलेशन होगी जी 2000। अब कहता है इफ 70% ऑफ द मैन वर लिटरेट। अब इसमें से कहता है देखो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो मैन कितना था इसका, 55% था। 55 यूनिट की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 20 एक यूनिट की वैल्यू, तो 55 का डबल, 110 के आगे एक जीरो, 1100। टोटल मैन कितने थे, 1100 थे। और इसमें से कहता है इफ 70% ऑफ द मैन वर लिटरेट हाउ मैनी मैन इलिटरेट बताने हैं। 70% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे दोस्तों, 30% होंगे। 30% की वैल्यू निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 11 3 33, के आगे एक जीरो है, 330।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, three positive numbers are given. One third of the average of these three numbers is 8 less than the largest number. The average of the smallest and the second smallest number is 8. What is the largest number? मान लेते हैं तीन संख्याएं हैं दोस्तों, सबसे छोटी x है, सबसे बड़ी y है, उससे बड़ी सबसे बड़ी z है। अब कहता है वन थर्ड ऑफ द एवरेज ऑफ द दीज थ्री नंबर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और इनका एवरेज निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और इसका वन थर्ड करेंगे, बटे में 9 आएगा। और कहता है जो ये एवरेज है, वन थर्ड है, इट्स 8 लेस देन द लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर जेड से 8 कम है, ठीक है। और कहता है द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। मतलब कि दोस्तों स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का जो एवरेज है वो 8 है, तो सम कितना आएगा? 16 आएगा। स्मॉलेस्ट है जी x और उससे बड़ा है y, सेकंड स्मॉलेस्ट। x प्लस वाई की वैल्यू है 16। तो यहाँ से आपको बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, z की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ 16 पुट करेंगे हम, ये z प्लस 16 होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, z 16 आएगा ये, प्लस z 9z माइनस नोट है 72। ये उस साइड जाएगा, 8z की वैल्यू आएगी 72, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 88। तो z की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगी। यही आपसे पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एक कक्षा में 50 छात्रों का परिकलित औसत वजन 60 किलोग्राम है, 50 छात्रों का। और यह पाया गया कि इन छात्रों में से दोस्तों देखो 60 छात्रों का जो अगर हम सम निकालते हैं, 50 छात्रों का औसत ये 60 है, तो सम क्या आएगा? 6 पंजा 30 के आगे 2 जीरो, 3000 आएगा सम। अब कहते हैं गलती से यह पाएगा कि 30 छात्रों में से प्रत्येक का वजन 60 किलोग्राम की जगह 70 किलोग्राम परिकल्पित किया गया। या आप ऐसा करो, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके देखो, इनका करना तो ये था कैलकुलेट 30 किलोग्राम, लेकिन पाया गया कितना? औसत 70 किलोग्राम परिकल्पित किया गया। मतलब ज्यादा इनका कैलकुलेट कर लिया, कितना 10 ज्यादा कर लिया, तो 30 पे 10 300 ज्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया इसमें। तो ये 300 दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट कहता है शेष 20 छात्रों का प्रत्येक वजन 50 किलोग्राम की जगह 60 किलोग्राम कर लिया, तो इसका क्या कर लिया? 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, 50 की जगह 10 किलोग्राम शामिल कर लिया, मतलब इसका एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया। कहने का मतलब कितना? 10 का कैलकुलेट कर लिया एक्स्ट्रा, और 20 पे टोटल कितना एक्स्ट्रा आ गया? 200 केजी एक्स्ट्रा आ गया। तो ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी माइनस होगा, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 500 केजी एक्स्ट्रा आ गया इसमें। अब जो एवरेज पहले कितना था? 60 था, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, जैसा भी सही एवरेज निकालेंगे तो कमी होगी एवरेज में, ये एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो कितनी कमी होगी कि ये निकालेंगे, प्रत्येक को कितना मिलेगा? ये मिलेगा टोटल छात्र कितने हैं? 50 है। 0 से 0, 5 पे काटूंगा 10, एवरेज में 10 की कमी होगी, तो ये एवरेज होगा 50 केजी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, एस की उम्र की 3 गुनी है। देखो दोस्तों, एक है एस, इसका कोई सन है, एस एन मान लेते हैं, कितनी है? 3 गुनी है इसकी उम्र। और कहता है हम पिता की उम्र की 4/5 गुनी है। पिता की उम्र की फादर मान लेते हैं, कितनी गुनी है? 4/5 गुनी है। फिर पिता की मान लो 5 है, इसकी 4 है, फिर इसकी 3 गुना करनी है, तो इसकी 12 कर देते हैं, और इसकी कर देते हैं 4, और इसकी कर देते हैं 3 गुना करी थी 4 की, तो ये 5 माननी पड़ेगी, 5 का 3 गुना 15 होगा, ठीक है। अब कहता है दादा एवं पोते और दादा और पोते की आयु के बीच का जो अंतर है,
क्या है ये आपको बताना है, ये गलत लिखा हुआ है कुछ, 5 नहीं है यहाँ पे। यदि तीनों की औसत उम्र 62 वर्ष है, अब तीनों की दोस्तों एवरेज है जो, वो कितनी है, 62 वर्ष है, तो सम कितना होगा, 3 गुना करेंगे इसका, 3 दूनी 6, 3 छिकी 18, 3 दूनी 6, 3 छुकी 3 छिकी 18। अब इनका सम क्या आएगा, 15 और 4 19, 19 और 12 31। 31 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 31 आएगा। अब इसको काटते हैं 6 पे, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 6 आई। आपको बताना है आपको बताना है दादा एवं पोते की उम्रों के बीच का अंतर बताना है, दादा और पोता, दादा और पोते की उम्रों के बीच का अंतर। तो फादर ये था, इसका इसका फादर था, ये मतलब ये दादा हो गया, ये पोता हो गया। 15 और 4 का अंतर दोस्तों, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको। एक यूनिट की वैल्यू 6, 11 यूनिट की वैल्यू 11 से गुना कर दो, 65 आएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्यालय एबीसी में वर्ष 2013 में कक्षा 8, कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 20-30 है। यदि वर्ष 2014 में कक्षा 8 एवं कक्षा 9 में विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि दर्ज की गई तथा कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की कमी दर्ज की गई, तो वर्ष 2014 में कक्षा 8, 9, 10 विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात होगा। देखो पहले स्टार्टिंग में जो रेशियो था, कक्षा 8 है, 9 है और 10 है, तो इनका रेशियो था, ये था, ऐसे मान लेते हैं 8, 9, 10। और जो रेशियो था दोस्तों ये था 4, 5, 6, तो इसको 400 मान लेते हैं, 500, 600। रेशियो है, कुछ भी मान सकते हैं। अब कक्षा 8, 9 में वृद्धि होती है 10% और 20%, 10% बढ़ाएंगे इसका, 10% की वैल्यू 40, तो ये होगा 440। और इसमें 20% बढ़ाएंगे, 20% की फ्रैक्शन 20/100, तो 20 पंजे 100 का इंक्रीज होगा, ये होगा 600, 9 में। और 10 में 20% की कमी करनी है, तो 20% निकालेंगे इसका, 20/100 करेंगे, 120 की कमी कर दो, 600 में से 120 गया, 600 में से 100 गया, तो ये आएगा 600 में 100 गया 500, 500 में से 20 गया दोस्तों 480। तो ये नया रेशियो आपको बताना है क्या आएगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी सभी की, 4 पे काटेंगे 11, 4 पे काटेंगे 15 और 4 पे काटेंगे 12, तो आएगा 11, 15, 12, 11, 15, 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ही है, ये आप ठीक है इंग्लिश में कर सकते हो। अब मैं क्या है, इंग्लिश में भी एक ही बात है मेरे लिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आपके लिए भी एक ही बात होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी जैसे जो क्वेश्चन फंसे आपको आना चाहिए हर तरीके से। क्योंकि कई बार क्वेश्चन हम जल्दी से स्पीड में कर लेते हैं हिंदी में, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं इंग्लिश में जल्दी कर लेते हैं, हिंदी में दिक्कत आती है, तो आपको इंग्लिश में भी करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भविष्य निधि में जमा करता है, वह शेष वेतन का 30% बचाता है। उसका दावा सॉरी उसका दवा एवं किराना सामग्री पर व्यय 3:4 के अनुपात में है। यह व्यय बचत के बाद शेष वेतन में से है। यदि दवा का व्यय 8100 रुपये है, तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखो अब टोटल मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं, 10% भविष्य निधि में जमा कर दिया, तो बचा कितना दोस्तों, 10 माइनस कर देंगे, 90 बचा। अब 9 वेतन का 30% कहता है शेष का 30% बचाता है वो, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, 3/10 होगी, 30% की फ्रैक्शन 3/10 बचाएगा। 3/10 निकालेंगे, 27 बचाएगा, तो खर्च कितना करेगा, 27 माइनस करेंगे, इसमें से 20 माइनस कर दो 70, और 7 और माइनस कर दो 63, 63 बच गया उसके पास, 27 माइनस कर दिया, इसमें से 63 बच गया। अब कहता है उसका दवा एवं किराना सामग्री पर जो बचने के बाद ये रेशियो है, ये मान लो उसका दवा और किराना, दवा पे डी मान लेते हैं, किराना पे के मान लेते हैं, और ये रेशियो है जी 3/4। अब 7 यूनिट की वैल्यू 63 है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी, ये आएगा 9 3 27, और ये 9 चौका 36 आएगा। अब कहता है दवा पर व्यय 8100 है, 27 यूनिट की वैल्यू है 8100,
एक यूनिट की वैल्यू बटे में 27 आएगा, 27×3 = 81। एक यूनिट की वैल्यू आएगी जी 300। बताना क्या आपको, तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मासिक वेतन उसका क्या था, 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 300 को 100 से गुना कर दो, ये आएगा 30,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेम है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में ट्राई करिए आप, अगर इंग्लिश में मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश में आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ट्राई करिए, और जो आपका आंसर आएगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15, the income of X, Y, and Z are in the ratio 3:7:4, and the corresponding ratio their expenditure 4:3:5. If X saves 3,000 out of the income 24,000, find the saving of C। C की सेविंग आपको बतानी है। देखो इनकम का रेशियो है दोस्तों, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, और इनकम का जो रेशियो है ये है 3, मान लो एक्स, मान लो 3x, 7x और 4x रेशियो है ये। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये है 4:3:5। 4x, सॉरी, एक्स नहीं मानेंगे अब की बार, क्योंकि एक्सपेंडिचर अलग वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। 4y मान लो इसको, 3y और 5y, 4:3:5। कहता है एक्स सेव्स 3,000। अब एक्स कितना बचाएगा, देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, 3x माइनस 4y, एक्स बचाएगा जी, कहता है 3,000। ठीक है, आउट ऑफ द इनकम ऑफ 24,000। अब 24,000 में से वो 3,000 बचाता है, तो 3x की वैल्यू कितनी थी, अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 3x की वैल्यू कितनी थी, 24,000, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8,000 आएगी। तो 8,000, 8 या 24,000, माइनस होगा ये 3,000, तो 4y इधर लेके जाएंगे, और ये 3,000 24,000 में से माइनस करेंगे, तो ये आएगा 21,000। 4y की वैल्यू यही, आपको बताना क्या है, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। सी की सेविंग बतानी है आपको, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। सी की जगह हो सकता है टाइपिंग एरर है, जेड है यहाँ पे। सेविंग ऑफ जेड बतानी है, तो जेड की सेविंग क्या होगी, 4x, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 8,000, 8 चौका 32,000 इनकम होगी, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या ही है, 21,000 बटे 4, और 5y क्या है इसका, जेड का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो इस 4 बटे में जाएगा, ये आएगा, और 5 से गुना करनी है, इक्की पंजा 105 बटे 4, ये आपको निकालना है। 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, 4×2 = 8, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ये आएगा 20,000, सॉरी, ये आया 4×2 = 8, और 4×6 = 26,250 आपको माइनस करना है इसमें से, 32,000 में से। तो 32,000 में से 26,250 माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास, देखो 250 है, 26,250 है ये, 750 जोड़ दूंगा 3,000 हो जाएगा, 750 और 3,000 ये, 3,750 तो ये हो गया, और प्लस ये भी जोड़ दो, 30,000 से 2,000 एक्स्ट्रा, 2,000 ये जोड़ दो, तो ये आएगी इसकी सेविंग जेड की 5,750। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, बर्तन ए एवं बर्तन बी में दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन ए में 80 लीटर मिश्रण है, जिसमें 20% पानी है। देखो बर्तन ए और बी में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। देखो ये मान लो बर्तन ए है दोस्तों, अब इसमें कहता है 80 लीटर है कैपेसिटी इसकी मिश्रण की, जिसमें 20% पानी है। 20% की फ्रैक्शन या 80, एक 1/5 होती है, 80 का 1/5 निकालेंगे 16। तो बर्तन ए में दोस्तों एक वाटर है, एक है मान लो मिल्क। बर्तन ए में जो वाटर है ये है 16, मिल्क होगा बर्तन ए में कितना होगा,
64 होगा। बर्तन बी में मिश्रण में 40% पानी है। दोनों बर्तनों को मिश्रण को खाली बर्तन सी में उड़ेल दिया जाता है। बर्तन सी में परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या है? ये मान लो बर्तन, पहले बेसिक से करते हैं इसको। बर्तन बी है, इसमें वाटर और मिल्क का जो रेशियो है 40% पानी है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2x इसमें वाटर है तो इसमें 3x क्या होगा? मिल्क होगा। अब इन दोनों को दोस्तों कहते हैं सी में उड़ेल दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में पानी का संगत अनुपात, दूध और एवं पानी का अनुपात ये हो जाता है 5:2 हो जाता है, दूध और पानी का। अब जब इसमें उड़ेलेंगे इसको, इसमें तो इसमें 16 लीटर पानी था, 2x ये था, तो पानी टोटल कितना होगा? पानी होगा जी 16 प्लस 2x होगा। और टोटल सी में जो मिल्क कितना होगा? 64 प्लस 3x होगा। और यहाँ पे कहता है सी में जब उड़ेलने पर दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाता है? 5:2 हो जाता है, दूध और पानी का। तो पानी दूध का लिया हमने, तो पानी ऊपर लेंगे, दूध नीचे लेंगे। अब आपको बताना है बर्तन सी में दूध की मात्रा क्या है। मतलब 3x की, सी में जो दूध होगा ये होगा 3x प्लस 64 होगा। ये आपको निकालना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16×5 80 प्लस 10x बराबर होगा 64 का डबल 128 प्लस 6x। इधर आएगा 4x बचेगा, ये इधर आएगा, माइनस करेंगे, 28 तो ये हो गया, 20 ये 48 आएगा। 4 पे काटेंगे इसको, 12 चौक 48 होता है, x की वैल्यू 12 आएगी। अब इसमें बी में कितनी क्वांटिटी होगी मिल्क की? 12 थी, 36 होगी। और इसमें 64 थी, 64 और 36 जोड़ दो तो टोटल कितना होगा सी में? 100 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। 30 लीटर शुद्ध दूध और पानी को 150 लीटर शुद्ध, कहता है 30 लीटर शुद्ध पानी को 150 लीटर शुद्ध पानी दूध में मिलाया जाता है। 150 लीटर तो दोस्तों शुद्ध दूध है, और 30 लीटर क्या है? शुद्ध पानी है। इनको मिलाना है, टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा? 180 लीटर हो जाएगा। इसमें 30 लीटर मिश्रण बेच दिया गया। अब देखो 30 लीटर मिश्रण बेच दिया गया, इसमें से पानी क्या था? 30 लीटर था। और वाटर क्या था? सॉरी, पानी, शुद्ध पानी 30 लीटर था, और मिल्क क्या था? वो मिल्क था 150 लीटर। 30 लीटर मिश्रण बेच दिया इसमें। तो दोस्तों इसमें से जो मिश्रण निकलेगा इसी रेशियो में निकलेगा। जो मिश्रण निकालेंगे, जो रेशियो क्या आ गया इसमें? 1:5 आ गया। मतलब अगर मिल्क की, वाटर क्या था? 1 यूनिट था, मिल्क क्या है? 5 यूनिट है। अब जब इसमें से निकालेंगे मिश्रण को तो इसी रेशियो में निकलेगा, 1:5 में निकलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 30 लीटर निकलेगा, तो कितना निकलेगा? 5 लीटर। 30 को बांटेंगे 1:5 में, 6 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 लीटर तो पानी निकला। और 5 लीटर मिश्रण में क्या निकलेगा? 25 लीटर में निकलेगा दूध। तो अब जो नया है इसमें कह सकते हैं 25 लीटर तो क्या बच गया? वाटर बच गया नया मिश्रण में। और 25 माइनस कर दिया इसमें से, तो मिल्क कितना बच गया? 125 लीटर बच गया। तो इस मिश्रण में शुद्ध दूध एवं शुद्ध पानी की निश्चित मात्रा को 5:6 में मिला मिला दिया गया। दूध और पानी को दोस्तों इस रेशियो में, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इस रेशियो में मिला दिया गया। कहता है शेष मिश्रण में शुद्ध दूध एवं पानी की निश्चित मात्रा को इस रेशियो में मिला दिया गया। और दूध कितना हो जाएगा? 125 लीटर प्लस 5x हो जाएगा, क्योंकि दूध पहला लिखा हुआ है तो दूध की मात्रा ये वाली है। और पानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 लीटर प्लस 6x हो जाएगा। और ये कहता है यदि दूध की परिणामी मात्रा दूध की ये वाली होगी। पानी की आरंभिक मात्रा का 500% थी। आरंभिक मात्रा क्या थी? पानी की 30 लीटर थी। इसका 500% निकालेंगे, 500% मतलब 500/100, 5 गुना करना है आपको 30 का, तो ये आएगा 150। बताना क्या आपको? तो मिलाए गए शुद्ध पानी की मात्रा क्या थी? मिलाए गए शुद्ध पानी की मात्रा आपको निकालनी है। पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इस साइड आके माइनस होगा, 25 बचेगा, तो 25 बराबर है 5x, तो x की वैल्यू आएगी 5। जो मात्रा मिलाई थी पानी की कितनी मिलाई थी? 6x मिलाई थी। तो 6x की वैल्यू निकालनी है, तो 6x की वैल्यू क्या आएगी? 5 से गुना कर दो,
वैल्यू 5 है तो ये आएगी 30 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपको बताना था, मिलाए गए शुद्ध पानी की मात्रा आपको बतानी थी कितनी होगी, 30 लीटर होगी। सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप ट्राई करियो, ट्राई करना आपको अच्छे से। देखिए कि इंग्लिश अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आता क्वेश्चन, आप इंग्लिश में खुद से ट्राई करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में भी समझा सकता हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए समझाऊं, आप पहले ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता फिर मैं आपको समझाऊंगा। आई थिंक हो ही जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। मेन है क्या है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक बर्तन में द्रव ए एवं द्रव बी का एक्स लीटर मिश्रण 2:3 के संगत अनुपात में है। प्रत्येक द्रव ए एम बी की 6 लीटर मात्रा को उस बर्तन के मिश्रण में मिलाया गया, जिसके फलस्वरूप बर्तन द्रव ए की मात्रा बर्तन बी की मात्रा से 18 लीटर कम हो। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, बर्तन एक बर्तन में द्रव ए है दोस्तों, एक द्रव बी है, और मिश्रण क्या है, एक्स लीटर मिश्रण में जो अनुपात है द्रव का वो है 2:3। ठीक है, ये ए है मान लो, और ये है बी। कहते हैं प्रत्येक द्रव ए एम बी की 6 लीटर मात्रा को उस बर्तन के मिश्रण में मिलाया गया, इस फलस्वरूप बर्तन में द्रव ए की मात्रा द्रव बी की मात्रा से 18 लीटर कम होगी। देखो टोटल क्वांटिटी क्या थी दोस्तों, एक्स लीटर थी। एक्स का द्रव ए कितना है, एक्स का 2/5 होगा, और द्रव बी कितना होगा, एक्स का 3/5 होगा। इसमें से 6 लीटर लिया तो इसमें 6 कम हो जाएगा और इसमें भी 6 कम हो जाएगा। कहते हैं परिणाम स्वरूप ए की मात्रा द्रव बी की मात्रा से 18 लीटर कम होगी। तो मतलब कि 3/5 एक्स -6, माइनस करना आपको 2/5 एक्स -6, इनका अंतर क्या है दोस्तों, ये है 18। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, अब ये आएगा 3/5 एक्स है -6 है, और ये माइनस के 2/5 एक्स होगा, और प्लस हो जाएगा 6 बराबर है 18 के। इससे ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, और ये होगा दोस्तों 3/5 माइनस करेंगे 2/5 तो x/5 बचेगा, बराबर है 18 के। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन। सेम है ये भी क्वेश्चन, इंग्लिश में है, ट्राई करिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, तीन व्यक्ति ए बी एवं सी एक लघु व्यापार आरंभ करते हैं। ए व्यापार में कुल निवेश का 1/5 निवेश करता है। बी का निवेश ए और सी के निवेश किए गए कुल निवेश के बराबर है, और वर्षांत में कुल लाभ 5200 रुपये था, तो सी का लाभांश क्या था। देखो, ए बी एम सी, दोस्तों व्यापार शुरू करते हैं ए बी और सी, और कहता है ए व्यापार में कुल निवेश का 1/5 निवेश करता है, कुल निवेश का, और बी का निवेश ए और सी का जो इन्वेस्टमेंट है मिलाकर उनके बराबर है, बी बराबर है मतलब कि ए प्लस सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। मान लो ए बी सी आपस में ए बी सी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें ए बराबर है 1/5 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ 5 ए की वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगी। 4 ए आएगा, 4 ए की वैल्यू आएगी बी प्लस सी के बराबर आएगी। ये वाली इक्वेशन लेते हैं और ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इसमें से ए बराबर आएगा दोस्तों बी माइनस सी में, ए बराबर आएगा बी माइनस सी।
और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5a बराबर आएगा, तो सी से सी कैंसिल, 2b के बराबर आएगा। a रेशियो b आएगा, a की वैल्यू क्या आई 2 यूनिट, और b का इन्वेस्टमेंट आया 5 यूनिट। तो 2 यूनिट है दोस्तों, ये क्या है, पूरे व्यापार का 1/5 भाग के बराबर है। 2 यूनिट मतलब पूरा व्यापार एक्स मान लो, उसका 1/5 के बराबर है ये। पूरा व्यापार 10 यूनिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यूनिट टोटल होगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ये टाइम सेम है सभी का, टाइम की कोई बात नहीं हुई, वर्षांत में कुल, क्योंकि वर्ष के अंत में है सीधा। कुल लाभ दोस्तों, जो अब टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है, तो प्रॉफिट रेशियो भी यही होगा। और कुल लाभ कितना है, 5 और 2 7 और 3 10 है। 10 यूनिट की वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट रेशियो है जो 10 यूनिट आया टोटल। 10 यूनिट की वैल्यू 5200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 520 आएगी। तो सी का लाभांश याद करना आपको, 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 520 गुना कर देंगे 3, तो ये आएगा 300, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1560 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20। ए ने 16,000 रुपये का निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ से 6 माह बाद ईएमसी क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये निवेश के साथ ए के साथ साझेदार बन गए एवं उसी वक्त ए ने 4,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि निवेश किया। यदि वार्षिक लाभ में ए और एम बी के लाभांश का अंतर 6,000 रुपये है, तो वार्षिक लाभ क्या है। देखो, तो यहाँ पे कहता है ए बंदा है, एक बी है और एक है जी सी। ए बी सी है। ए ने लगाए स्टार्टिंग में 16,000 रुपये, और आरंभ से 6 महीने बाद इसने लगाया बी एम सी ने, तो बी लेके आता है 12,000 रुपये। और 6 महीने बाद मतलब 6 महीने तक धन लगेगा इनका, अभी एक का बाद में देखेंगे। और इसका भी लगेगा, 1 साल के लिए पैसा लगेगा, इसका भी 6 महीने लगेगा। अब कहता है साझेदार बन गए ए के, उसी वक्त कहता है 6 महीने बाद उसी वक्त ए ने 4,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि निवेश की, मतलब 6,000 तो इसने ये लगाया लगाया। अब 6 महीने बाद क्या है, 4,000 अतिरिक्त धनराशि निवेश की, मतलब 4,000 निवेश 20,000 रुपया लगाया इसने अगले 6 महीने के लिए। यदि वार्षिक लाभ में से ए और बी का लाभ का अंतर 6,000 है, अब आपको निकालना है इसका प्रॉफिट रेशियो। अब जो ए का टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो सारी जीरो निकाल दो, आपको रेशियो निकालना है ए बी और सी का। अब ए का दोस्तों कितना होगा, सभी में से पहले जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, 3 जीरो सभी में से कॉमन आता है, तो ये सारी कैंसिल आउट कर दो 3 जीरो। अब ए का टोटल प्रॉफिट होगा कितना होगा, 16 6 96, और 3 6 120। 96 में 120 जोड़ते हैं, ये आता है हमारे पास, 96 में 100 जोड़ते हैं, तो ये आएगा, देखो 120 में 100 जोड़ते हैं तो 220 होगा, 4 माइनस कर दो, 216। बी का टोटल होगा 72, और सी का 18 6 108 होगा। अब आगे कटता है, काट दो, 36 पे काटूंगा, ये आएगा 36 6 216 होता है। 36 दूनी 72 होता है, 36 तिया 108 होता है। आगे किसी पे नहीं जाएगा। अभी आएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, और कहता है ए और बी के जो लाभांश का अंतर कितना है, 6,000 है, मतलब इनका अंतर क्या है, ए और बी का 4 यूनिट है। ये कहता है कितना है, 4 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। तो बताना क्या आपको, तो वार्षिक लाभ क्या है, वार्षिक लाभ क्या है, वार्षिक लाभ में टोटल आपको प्रॉफिट बताना है कितना होगा तीनों का। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, सॉरी 4 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1,500 आएगी। टोटल लाभ कितना है, 6 और 2 8 और 3 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1,500 को, तो ये आएगा 0 0 11 पंजे 55, 5 कैरी 11 11 5 16, 16,500 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डी। क्वेश्चन नंबर 22।
जब किसी वस्तु को 546 रुपए में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 483 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का दोगुना है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जो सीपी है दोस्तों, एमपी से सॉरी सीपी से जो एमपी है 40% की फ्रैक्शन होती है। 2/5, ये 5 है तो ये 7 यूनिट है। एमपी जो भी होगा 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर एमपी और सीपी का रेशियो 5:7 आता है तो एमपी जो भी होगा 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लॉजिक लगाएंगे हम। अब 7 तो 56, 7 चौक 28, ये 7 से भाग होता है। 7 56, 48 ये नहीं होता। 7 56 दोस्तों, बचेगा 5, ये भी 7 से भाग होता है। और 7 56, 3 बचेगा, ये भी 7 से भाग नहीं होता। 7 56, ये भी 7 से भाग नहीं होता। 7 से 2 ऑप्शन भाग होते हैं। मान लेता हूँ मैं, सबसे पहले ये मान लेता हूँ ये एमपी है, तो सीपी कितना होगा निकाल लेते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। मार्क प्राइस मान लो, मैं ये मान लेता हूँ 588 मान लेता हूँ। तो सीपी कितना होगा, 7 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 56, 7 चौक 28, 84 आएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, तो ये आएगी 420। तो सीपी होगा जी 420 होगा। देखते हैं सेटिस्फाई करके। अब कहता है वस्तु को जब 540 रुपये में बेचा जाता है, अब 546 में बेचा जाता है, एसपी मान लो 546 है। प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 420 माइनस करेंगे 546 में से, 126 का प्रॉफिट होगा। 420 के पीछे इंटू में 100 7वें परसेंटेज। जीरो से जीरो कैंसिल, 14 ये 42, 14 निम्मा 126 होता है। 3 पे काटूंगा, 3 3 9, 30% का प्रॉफिट होता है। अब देखो ये 30% है। अब देखो ये डबल होना चाहिए। जब इसको 483 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 15% आना चाहिए। अगर 483 में बेचते तो देखो प्रॉफिट कितने का होता, 63 का होता। कितने के पीछे दोस्तों, 420 के पीछे, इंटू में 100 7वें परसेंटेज। जीरो से जीरो कैंसिल, और ये आएगा 7 42, 7 9 63। और इस पे काटेंगे 90/6, 15%। अब अपने आप में ये 15% है, और यहाँ पे प्रॉफिट जब 546 में था 30% है, और ये इसका कितना है, डबल है, 2 टाइम्स है। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23। राम ने दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 12% अधिक है। देखो राम ने दोस्तों ए और बी दो वस्तुएं खरीदी। ये मान लो ए है, ये बी है। ये इसका सीपी हो गया ए का, और ये इसका सीपी हो गया मान लो। ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये सीपी। अब कहता है वस्तु बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 12% अधिक है। इसका क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो कितना हो गया दोस्तों, 112 हो गया बी का। राम ने प्रत्येक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। एसपी 125 होगा, और इसका एसपी क्या होगा, 25% का लाभ कमाया। 28 का 112 होता है। 28 का लाभ कमाएगा, 1/4 निकालेंगे 112 का, कितने बेचेगा, 28 जोड़ेंगे 140 में बेचेगा। इसका एसपी हो गया। यदि दोनों वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त लाभों का अंतर 6 रुपये था। दोनों वस्तुओं के बिक्री से प्राप्त लाभों का अंतर 6 रुपये था। देखो यहाँ पे लाभ 25 का है, और यहाँ पे दोस्तों लाभ कितने का, 28 का है। इनका अंतर क्या है, 25 और 28 का अंतर 3 यूनिट है, और 3 यूनिट की वैल्यू कहता है कितने का अंतर है, 6 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 रुपये के बराबर। तो वस्तु ए का क्रय मूल्य रुपए में क्या था, तो वस्तु ए का सीपी बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है, तो ए का सीपी क्या होगा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो रुपये को, 200 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन है, बस इंग्लिश में है, ट्राई कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 15% लाभ पर
और शेष हिस्सा 20% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 6% की हानि होती है। उस उसने 20% हानि पर कितना चावल बेचा? देखो, का एक हिस्सा 15% के लाभ पर, और एक हिस्सा लाभ पर, और दूसरा हिस्सा 20% की हानि पे बेचता है, और कुल मिलाकर उसको हानि होती है कितने की? 20% की दोस्तों हानि होती है। सॉरी, एक 15%, एक 20% हानि पर, कुल मिलाकर 6% की हानि होती है। अब 20% दोस्त पे आपको बताना है कितना हिस्सा उसने बेचा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी का रेशियो आएगा, निकालेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाते हैं। तो ये आएगा जी 15 माइनस 6 21%, और ये आएगा -6 करेंगे और प्लस हो जाएगा, ये आएगा 14%। 7 दूनी 14, 7 या 21, 2:3 में बांटेंगे इसको। अब आपको बताना है 20% हानि पर कितना हिस्सा बेचा, मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 600/5 करेंगे, ये आएगी 120। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 से गुना कर देंगे, 12×3 = 36, 360 kg। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, लेकिन इसे x% के बट्टा पर बेचा गया, मतलब डिस्काउंट पर बेचा गया। इस प्रकार दुकानदार को 12% का लाभ होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 120 रुपये है, हम जिसे x% लाभ पर बेचा जाता है? देखो, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से दोस्तों 40% अधिक है। ये सीपी है मान लो, और ये है मार्क प्राइस एम। और अंकित मूल्य क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो ये होगा 140 होगा। अब कहते हैं लेकिन इसे x% के बट्टा पर बेचा गया। अब x% की छूट पे बेचेगा, तो एसपी क्या होगा? तो 40 का 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ये होगा जी एसपी होगा ये। ठीक है, ये एमपी है, ये सीपी है। दुकानदार को दोस्तों 12% का लाभ होता है, मतलब ये किसके बराबर होगा? 12% का लाभ होगा। तो 100 का 112/100, यहाँ से भी एसपी आएगा, और ये भी एसपी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ये ऐसे है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी, 14 से काटते हैं, 14×8 = 112 होता है। ये आएगा 80 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 80 बराबर है 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आई जी 20। डिस्काउंट है x%, मतलब कि 20%। कहते हैं जब सीपी 120 होगा, तो एसपी क्या होगा? अगर लाभ x% है, मतलब कि 20% है, तो 120 ये दोस्तों x%, x की वैल्यू 20 आई है, तो 20% का लाभ कमाएंगे, इसका 6/5 में बेचेंगे। तो ये आपको बताना है एसपी आएगा, ये न्यू वाला। इसमें काटेंगे, 5 पे काटेंगे, 24 आएगा, 24 का 144 होता है। एसपी आएगा जी 144। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।